पटेल प्रहलाद दी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के साथ क्यों मोदी शाह को करनी पड़ी बैठक, संसद में चुनाव सुधार पर हुई बहस की, देखेंगे चुनाव आयोग की कैसे खुली पोल, राहुल के विदेश दौरे से घबराई बीजेपी को, जानेंगे इंडिगो और सरकार को हाईकोर्ट से लगी फटकार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पेश की दलीलें, दोनों पक्षों को 18 दिसंबर तक दस्तावेज जमा करने के निर्देश, बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। गोवा में सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पर्यटन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस होंगे रद्द, रेंटेड स्कूटी से नियमों के उल्लंघन पर भी होगी कार्रवाई, क्लब हादसे के बाद सीएम सावंत का ऐलान। दीपावली को मिला ग्लोबल सम्मान, यूनेस्को ने इस त्योहार को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किया शामिल, पीएम मोदी ने जताई खुशी। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 275 अंकों की गिरावट के साथ 84,391 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,758 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच खबर आई कि दोपहर में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बंद कमरे में चल रही इस बैठक के बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी संसद में बोले, उसके 24 घंटे के अंदर पीएम ने उन्हें क्यों बुला लिया। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी दूसरे मुद्दे पर चर्चा का केंद्र बन गए। राहुल ने लोकसभा में जो सवाल उठाए थे वो 24 घंटे के अंदर ही देश के सामने खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में मिले, जहां पीएम मोदी के चैम्बर में तीनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी के एक तरफ पीएम मोदी बैठे थे तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 घंटे तक जो बैठक चली उसमें क्या हुआ। क्या राहुल ने जो सवाल उठाए उसका कोई असर सरकार पर दिखा? तो जवाब होगा नहीं, यानी सरकार ने विपक्ष के नेता के किसी भी सुझाव को नहीं माना और जो मन में आया उस पर मुहर लगा दी। सरकार का रवैया जैसा पहले था वैसा अब भी रहा। दरअसल ये बैठक हुई थी नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीआईसी के चयन के लिए। 13 सितंबर 2025 को सीआईसी पद से हीरा लाल सामरिया रिटायर हो गए थे और तभी से ये पद खाली पड़ा हुआ है। वैसे सीआईसी में 8 पद खाली पड़े हुए हैं। संवैधानिक संस्थानों में इस स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। सामरिया के रिटायर होने से पहले ही नए सीआईसी का नाम तय हो जाना चाहिए था, पर सरकार 3 महीने बाद बैठक कर रही है। बैठक में पीएम मोदी की तरफ से सीआईसी के चीफ और सदस्यों के जो नाम रखे गए, राहुल गांधी ने सब पर डिसेंट नोट दिया है, यानी अपना लिखित विरोध दर्ज कराया है। लेकिन 3 सदस्यों वाली इस चयन समिति में बहुमत के आधार पर यानी पीएम मोदी और अमित शाह के वोट से सभी नामों पर मुहर लगा दी गई। खबर यह भी आ रही है कि बैठक में सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई और जो नाम सरकार की तरफ से रखा गया, राहुल ने उस पर भी अपना डिसेंट नोट दिया है। दरअसल मोदी सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे तेज करती जा रही है और ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सीआईसी की नियुक्ति से पहले इस साल की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी और आज मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे ज्यादा विवादों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। उन पर चुनाव में बीजेपी की मदद के आरोप लग रहे हैं। सीआईसी नियुक्ति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो नजरें इस वक्त संसद पर भी हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार सरकार को एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर घिर रहा है। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जमकर टकराव की स्थिति दिखाई दी। विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, जिसके बाद अमित शाह ने चुनाव सुधार पर हुई चर्चा का जवाब दिया। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की दहाड़ ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। लोकसभा में 2 दिन से चुनाव सुधार पर बहस चल रही है। इस दौरान विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर दी। अमित शाह ने जब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने शाह को बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने लाखों वोटों के फर्जीवाड़े के सबूत रखे हैं। अगर गृह मंत्री में हिम्मत है, अगर वो बोलते हैं कि मेरे सबूत झूठे हैं, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो इस पर डिबेट करा ले। पूरी सच्चाई देश को पता चल जाएगी। राहुल गांधी के बयान का बीजेपी नेता जवाब नहीं दे पाए। इससे पहले टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने एसआईआर प्रक्रिया को लोगों के लिए नया टॉर्चर बता दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर सम्मानित शब्द है, लेकिन इन्होंने इसे डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। बिहार में कोई नहीं, चुनाव आयोग जीता है। एसआईआर क्या करेगा पता नहीं, लेकिन देश के लोगों को बेइज्जत कर दिया। 80 साल के बुजुर्ग भी अपना नाम खोज रहे हैं। वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी चुनाव आयोग पर सरकार के लिए पूरी तरह समर्पित होकर काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमने उत्तर प्रदेश के
उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने एसआईआर को संसदीय कानूनों के खिलाफ बताया। इस दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक देश एक चुनाव लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि ये ईवीएम हैक करने की बात करते हैं, भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री दिलों को हैक करते हैं। अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि लोगों के बीच इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई कि हम चर्चा नहीं चाहते। विपक्ष ने एसआईआर पर एक तरफा झूठ फैलाया। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर डिबेट के दौरान भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि चले थे हिस्टोरियन बनने, बन गए डिस्टोरियन, यानी दोनों ही सदनों का पारा हाई दिखाई दिया। अमित शाह जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी ने बीच में सवाल उठाए। उन्होंने शाह को चैलेंज दे दिया कि वोट चोरी पर वो बहस करा ले। राहुल के चैलेंज पर बीजेपी सांसदों के रंग उड़ गए। वोट चोरी पर अब तो चुनाव आयोग ही धांधलियों की बात कबूल करने लगा है। एसआईआर के बाद हुई धांधली पर आयोग खुद ही बुरी तरह से गिर गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही कई सवालों से घिरा हुआ है। और अब जो खुलासा सामने आया है उसने आयोग की मंशा पर उठते इन सवालों को और गहरा कर दिया है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने अपने सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पर्दाफाश करने वाला बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने चुनाव आयोग से देश में डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी की संख्या के बारे में पूछा था। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि आज की तारीख में भारत में 3,26,000 से ज्यादा डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी है। इसमें बिहार भी शामिल है जहां एसआईआर पहले ही पूरा हो चुका है। आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण बताया जा रहा है, लेकिन जब प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी पाई जा रही है तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया को लाने का मकसद क्या था और इसका फायदा क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये मुद्दा सबसे पहले सीएम ममता बनर्जी ने फरवरी 2025 में उठाया था। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने हमसे वादा किया कि ये मुद्दा 90 दिनों के अंदर सुलझा लिया जाएगा। वादे की डेडलाइन के 7 महीने बाद चुनाव आयोग 50% से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर आईडी को डिलीट करने में नाकाम रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से कई सवाल भी किए। साकेत गोखले ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने इतना खुला झूठ क्यों बोला और ये दावा क्यों किया कि डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी का मुद्दा सुलझ गया है, जबकि सिर्फ 50% ही डिलीट किए गए हैं। एसआईआर पूरा होने के बाद भी बिहार में 11,295 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी क्यों है? अगर चुनाव आयोग 7 महीने से ज्यादा समय में 3,26,000 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी को डिलीट करने में नाकाम रहा है, तो वो कैसे दावा कर रहा है कि वो जल्दबाजी में 2 महीने के एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ कर सकता है? कुछ बहुत ही गड़बड़ है, मोटी गड़बड़। चुनाव आयोग अब मोदी, शाह, राजीव, अब देखना ये होगा कि उसकी तरफ से अपने बचाव में क्या सफाई ज्ञानेश कुमार मोटा मोटी गड़बड़ सा देश नहीं, मोटा मोटी पनौती बढ़ा दी है तो घबराहट बीजेपी को भी हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्द ही जर्मनी कल से अपना ईडी वाला, सीबीआई वाला, कोर्ट वाला, मिलिट्री वाला, शामिल होंगे। राहुल के इस दौरे से बीजेपी की घबराहट बढ़ती दिखाई खबर पड़ती है। 40 करोड़ पब्लिक विचारतात नाही, दौरे पर सवाल उठा तो 40 आइटम होत गई, हाथ बनना उतारा से बजा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 दिसंबर को जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले ही उनका दौरा विवादों से घिर गया है। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर अक्सर ही बीजेपी हमलावर दिखाई देती है और इस बार भी जब राहुल गांधी के विदेश जाने की खबर आई तो बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधा कामकाजी समय विदेश में बिताते हैं, यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में बीजेपी खुद ही घिर गई। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा भी जाएंगे। ये जानकारी खुद आईओसी ने दी है। आईओसी ने एक्स पर पोस्ट किया
कि हमें राहुल गांधी का स्वागत करते हुए कोर्ट वाला है खाली जो 17 नम दिसंबर चर्चा 2025 को बर्लिन में प्रवासी ऑर्डर करता नहीं मिलेंगे। नका सीधा यह जेल में कार्यक्रम कर ऑर्डर पूरे करो यूरोप पर से का बात भारतीय नहीं प्रवासी मान्यता कांग्रेस रद्द के कर दी अध्यक्षों को जो एक हाथी साथ वस्तु लाएगा, इतना जिससे राहुल गांधी के कचरो बदो साथ साफ थी जाए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच मिलेगा। विशेष रूप से कांग्रेस को मजबूत करने, प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर और ये पता लगाने के लिए कि आयु से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने और इसकी विचारधारा के प्रसार में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस 4 दिवसीय दौरे का पूरा शेड्यूल भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जब से राहुल गांधी के इस दौरे की खबर सामने आई है, तब से उनका ये दौरा सुर्खियों में आ गया है। जिस तरह से इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के विदेश दौरे से बीजेपी घबरा गई है? राहुल के विदेश दौरे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरलाइंस कंपनी और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले को सिस्टम का फेलियर बताते हुए सवाल पूछे। इस दौरान एएसजी ने कोर्ट में सरकार की तरफ से दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीते एक हफ्ते से इंडिगो एयरलाइंस में मची अफरा तफरी और हजारों फ्लाइट कैंसिल होने के चलते यात्रियों को हुई भारी परेशानी के मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडिगो एयरलाइन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इस सिस्टम की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। से सवाल किया कि ये भयावह पब्लिक ने विचार और महात्मा गांधी जी हुआ है जब किराया राहुल गांधी पब्लिक ने विचार 30,000 35,000 तक पहुंच मोदी गया, शासन तब ने सरकार પોતાની क्या कर સત્તાનું रही? વિચાર संकट की फर्क स्थिति में आसमान अन्य जमीन एयरलाइंस को इतना ज्यादा किराया वसूलने मोदी की शासन इजाजत देश में कैसे दी गई? चाली बात नहीं सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें कम करने और एयरलाइन के सीओओ को निलंबित करने जैसे एक्शन लिए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। कोर्ट हाईकोर्ट एक्शन ने केला पूछा मोदी कि शाह एयरपोर्ट पहले तो पर हम फंसे जे को कोर्ट यात्रियों की हाची मदद बाकी के तो लिए खुटी क्या से कदम कोर्ट है उठाए गए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ परेशानी का नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी का मुद्दा है। इस सिस्टम तो आखी बगड़ी ली चेतन कोई शर्मा डी ने कोर्ट को बताया उद्योग से कि सरकार ने सिस्टम किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है और पायलटों के ड्यूटी टाइमिंग यानी FDTL नियमों को लागू करने में देरी के लिए एयरलाइन ने ही एक्सटेंशन मांगा था। कोर्ट ने पायलट्स के ड्यूटी टाइमिंग नियमों को समय पर लागू न करने पर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इंडिगो समय रहते पर्याप्त पायलटों की नियुक्ति नहीं कर पाया, जिसके चलते ये नियम पूरे नहीं हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो सरकार और DGCA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फंसे हुए यात्रियों को उचित मुआवजा मिले। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से तब तक अपने जवाब और मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब इन सबके बीच सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। इंडिगो फ्लाइट संकट पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है, तो केंद्र के एक आदेश पर सीएम ममता बनर्जी को गुस्सा फूट पड़ा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही मंच पर केंद्र के एक आदेश की कॉपी भी फाड़ दी। तो क्यों केंद्र सरकार पर फूटा सीएम का गुस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए फंड देने को तैयार हो गई, लेकिन बदले में कई शर्तें लगा दी, जिस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क उठी। यहां तक कि कूच बिहार की रैली में उन्होंने मंच पर उस आदेश की कॉपी को भी फाड़ दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार योजना के लागू होने को निलंबित करने के करीब 3 साल बाद कुछ शर्तों और विधायी उपायों को लागू करके पश्चिम बंगाल में मनरेगा को तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। और इसी आदेश से ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। कूच बिहार में उन्होंने जनसभा के दौरान मनरेगा से जुड़े नए नियमों वाले आदेश की कॉपी को ही फाड़ दिया। सीएम ममता ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें कुछ शर्तों के साथ कहा गया कि 6 दिसंबर से तिमाही लेबर बजट जमा करना होगा। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अब ऐसा करने का समय बचा कहाँ है। अगले साल राज्य में चुनाव है और अब ये आदेश दिए जा रहे हैं। ममता ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रैली में कहा कि आप लोगों को कब ट्रेनिंग देंगे और कब नौकरियां देंगे। ये कागज का टुकड़ा बेकार है, हम फिर से सत्ता में लौटेंगे। कर्मश्री योजना के तहत हम 70 दिन का काम दे रहे हैं, हम इसे बढ़ाकर आप 100 दिन का करेंगे। हमें आपकी दया नहीं चाहिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, इसलिए मैं ये नोट फाड़ रही हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अपमानजनक है। चाइना তাই এই কাগজটাকে এটা আমার নোট। सीएम ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बंगाल कभी झुका नहीं है और न ही आगे कभी झुकेगा। बंगाल जानता है कि सर उठाकर कैसे चलना है। जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा योजना के लिए फंड जारी करना बंद कर दिया था और अब कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है, जिस पर ममता का गुस्सा फूट पड़ा।
केंद्र की योजना को लेकर सीएम ममता मोदी सरकार पर बरस पड़ी तो कांग्रेस ने भी सरकार की स्कीमों से हो रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है। कांग्रेस ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके साथ ही सबूत भी पेश कर दिए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए। बीजेपी पर स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से अवैध रूप से चंदा जमा करने का आरोप लगा है और इसका खुलासा एक आरटीआई पता चला है कि बीजेपई को इन योजनाओं के लिए चंदा जुटाने की कोई भी परमिशन न तो केंद्र सरकार पीएमओ से। द वायर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन स्कीम्स के तहत बीजेपी को डोनेशन लेने की किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी के नमो ऐप और NarendraModi.in पोर्टल आज भी अपने डोनेशन पेजेस पर इन सरकारी योजनाओं में योगदान देने का ऑप्शन दिखा रही है। चूंकि पार्टी को ऐसी कोई परमिशन नहीं है, इसलिए इसे अवैध करार दे दिया गया है। द वायर में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार PR अरविंदाक्षन की दायर आरटीआई आवेदनों को मिले जवाब से पता चलता है कि बीजेपी को इन सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए कोई खास इजाजत या अधिकृत स्वीकृति न तो पीएमओ से मिली थी और न ही किसी केंद्रीय मंत्रालय से। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने साल 2021 में भारत सरकार की स्कीम्स के नाम पर चंदा जुटाया। ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार है, जहां एक राजनीतिक पार्टी भारत सरकार के नाम पर अपनी तिजोरी भर रही है। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि जनता के साथ ये फ्रॉड क्यों किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है। चंदे के नाम पर जुटाए गए इन पैसों का क्या हुआ, चंदा का धंधा क्या प्रतिक्रिया देती है, ये तो देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हिंदू संसद में बहुत महत्वपूर्ण बहस हो रही है, जो है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम पर बहस, वंदे मातरम को तो भ्रष्टाचार दूर करो। वंदे मातरम तो जो बराबर चली जाएगी देश में, या बेहतर अस्पताल, इलेक्शन फंड બધું કાઢો બહાર, ઇલેક્શન વાળા બધું કાઢી મૂકો, તારું મળે ઇલેક્શન કમિશન લાગુ, કોઈ ચૂંટણીની જરૂરત નહીં। વોટની ચોરી કરે તો ચૂંટણી શું જરૂર છે, લોક માર દે ઇલેક્શન कमीशन ઉપર। जरूर फिर से अपने पूर्वजों को, जिन्होंने आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनको भला बुरा कहने का जरूर मौका मिल गया है। मजेदार बात यह है कि बहस करने वाली पार्टी जो है, उसी के सांसदों को एक पैरा अगर वंदे मातरम का सुना दें, तो दूसरा तो बहुत ही मुश्किल में सुना पाएंगे। शायद कुछ ही लोग हैं जो इस तरह का काम कर पाएंगे। खैर, अच्छा होता कि शीतकालीन सत्र पूरा निकला जा रहा है, इसी में अगर देश के मूलभूत समस्याओं के ऊपर कोई चर्चा होती तो शायद બધા ભેગા થઈને મોદી સામે કાઢો।